Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge series. हमने इसमें पहले पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और पॉलिटी में ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स हो गए हैं। आज हम करेंगे जो पेंडिंग हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है और स्टेट एग्जीक्यूटिव, और साथ में ही स्टेट लेजिस्लेचर को कंपेयर कर लेंगे पार्लियामेंट से, जो कि इतना डिफरेंट नहीं है। यूनियन में जो भी चीजें हैं वो सिमिलर हैं, स्टेट से बहुत कम डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस हम कर लेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर्स हमारा रह गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो हम कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हमारा जो टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम कर लेते हैं आज। फिर हम चलेंगे गवर्नर पे और फिर पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये पोस्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने आपको पहले भी बताया था, ये पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है whenever president cannot perform his or her functions, duties, या फिर ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। तो जब हमने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ा था तो आप एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे थे, और जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो एक तरह से आप वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे थे। जब वो नहीं होता है तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये इंसान रिमूव कैसे होता है, क्योंकि फंक्शंस तो इसके वही हैं जो प्रेसिडेंट के होंगे या जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के होंगे। तो हमें इलेक्शन रिमूवल पढ़ना है और साथ में देखना है कि इसके लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं ऑफिस की वो क्या हैं, या इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। ये 4-5 चीजें जो प्री में स्टैटिक में आ सकती हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम देख लेते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट है जो वो यूनियन ऑफ इंडिया का है, मतलब स्टेट्स भी है और सेंटर भी है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स के रोल की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। दैट्स व्हाई इसके इलेक्शन में एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते, फॉर दैट लॉजिक। और जो एमपीज हैं वो लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा के भी होंगे, और जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपीज हैं और उनमें वो इलेक्टेड वाले भी होंगे और नॉमिनेटेड वाले भी होंगे। तो यहां इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज, बट बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों का एलिमेंट इसमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें आपको क्या नहीं मिलेंगे, एमएलएज नहीं मिलेंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो भी सेम मेथड से होते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं। दैट इज बेसिकली द proportional representation by single transferable vote। तो proportional representation by single transferable vote, ये आपको कल समझा दिया था इसका मतलब क्या होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें भी प्रेफरेंस डाली जाती हैं, उस प्रेफरेंस को फिर देखा जाता है किसके पास वो नंबर आ रहा है जो चाहिए होता है, नहीं आ रहा तो फिर जो लास्ट प्रेफरेंस है उसे काट के उसकी वोट्स को बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं। वो सारा प्रोसेस रिपीट होता है। वी डिस्कस अबाउट इन द स्टार्टिंग लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोस लेक्चर्स देन गो देयर एंड वॉच दोस लेक्चर, ताकि आप और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो मेथड हमारे पास ये है। और ऑफ कोर्स जब ये वोटिंग होती है तो ये सीक्रेट बैलेट होता है, ओपन नहीं होता है, आपको किसी को दिखाना नहीं होता है वोट डालने से पहले, ये सीक्रेट होता है। चाहे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वहां पे भी सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट होता है। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही काम होता है, राज्यसभा के इलेक्शंस में भी यही काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो इलेक्शंस होते हैं, अब उसमें कौन सा होता है, वी विल सी इन द अपकमिंग, जो हमारा अभी स्लाइड्स आएंगे उसमें देखेंगे कि भाई कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं। पर आपको ये पता है राज्यसभा के इलेक्शन प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे इलेक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये किसी और के काम कर रहा है, तो जैसे प्रेसिडेंट में लिखा हुआ था कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है तो उसके इलेक्शंस आपको विद इन 6 मंथ्स करवाने हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहां लिखा है कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होगा एज सून एज पॉसिबल आपको इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो एज सच कुछ है नहीं है, वो बाकी काम करता है, बाकी काम के लिए और भी इंसान हमारे पास
हैं, तो हमने ऐसी इमीडिएट 6 मंथ्स वाली कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं लगाई है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके केस में हमने नहीं लगाई है ये चीज। और जो वाइस प्रेसिडेंट के है इसमें रिमूवल कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके जो ऑफिस की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जब हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन थी सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकी भी क्या है, पहली इंसान सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए 35 ईयर्स प्लस, या 35 या 35 ईयर प्लस होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन वाज सिटीजन 35 ईयर्स। थर्ड होती है दैट ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एलिजिबल ऑफ राज्यसभा मेंबरशिप। मतलब जो हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, वहां पे द पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, या वर्ड क्या है राज्यसभा। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो होल्ड कर रहा है तो ही द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्पस। ये आपको समझ में आना चाहिए कि वो इंसान इस कंडीशन में भी इस चीज को इसका एप्लीकेशन होता है। अब हम देखते हैं भाई कि ये तो क्वालिफिकेशन है 4, सिटीजन की, 35 इयर्स ऑफ एज की, या फिर एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, या ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। और जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका जो रिमूवल होता है वो कैसे होता है इसको समझ लें। इसका रिमूवल होता है क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो पहले तो राज्यसभा में बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी वोटिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के लिए यू हैव अ ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए कोई भी नो ग्राउंड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे प्रेसिडेंट को हम 14 दिन का नोटिस देते हैं तो इसको भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। और जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं तो पहले राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये मेजॉरिटी कौन सी होती है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हाफ ऑफ द जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसीज माइनस कर दो, वो जो आएगा नंबर उससे ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद ये जाता है लोकसभा में, उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रिमूवल स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होता है, सिंपल मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी। और इसमें कोई स्टेट्स का लेना देना नहीं है, ना तो अपॉइंटमेंट इलेक्शन में ना ही रिमूवल में। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओनली एमपीज हैव अ रोल टू प्ले इन द रिमूवल एंड ओनली एमपीज हैव अ रोल टू प्ले इन द सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको समझ में आएगा। इलेक्शन का तरीका सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शंस के, वो आपको कल भी बताया था, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, इनके इलेक्शंस के जो डिस्प्यूट हैं वो कहां जाते हैं डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट ओनली हैज द पावर टू डील विद दैट। बाकी किसी कोर्ट को ये पावर नहीं है। द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। उसके पास उसको लेके ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। नो अदर कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द डिस्प्यूट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहां तक समझ में आया? तो ये सिंपल है। और जब इसकी वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो बोला गया कि जल्दी से जल्दी इसको अपॉइंट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि चेयरमैन तो डिप्टी चेयरमैन बन सकता है और प्रेसिडेंट तो हमारे पास वैसे ही है। तो उस कहानी के हिसाब से हमें यह समझ में आता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमें इतनी जरूरत नहीं है संविधान में, प्रेसिडेंट की बहुत जरूरत है, बिकॉज हर काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ये आपको समझ में आया आइडिया ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं समझना है कि भाई क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सिंपल है, प्री के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद आता है जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में एक ऑफिस आता है किसका, गवर्नर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट जब बात करते हैं स्टेट की तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नर। अब एक चीज समझ लें, जब गवर्नर की बात होती है, हमने गवर्नर को स्टेट में कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं रखा है। इसके लिए कोई भी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। ये अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड देयर आर ओनली 2 क्वालिफिकेशंस फॉर द गवर्नर ऑफिस। कोई और नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया
citizen of India, and second condition is the person is of 35 या उससे ज्यादा एज का होना चाहिए. There are only two conditions for the office of governor in the constitution. ये आपको समझ में आना चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है गवर्नर के ऑफिस को लेके. तो जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर हमारा इंडिया में इलेक्टेड नहीं है, ये अपॉइंट किया जाता है, और यही सारी कंट्रोवर्सी है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को कंट्रोल करती है. और गवर्नर का दो काम होते हैं. इट इज द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट में सारे काम गवर्नर के नाम पे होते हैं. और सेकंड, द गवर्नर इज लाइक एन एजेंट ऑफ द सेंटर एट द स्टेट लेवल. ऑफ कोर्स जो गवर्नर है, इट इज not an employment under the central government, but of course governor is like an agent of the central government at the state level, and एक तो ये head of the state government है, और इसका काम है कि जो state है वो constitution के हिसाब से चलनी चाहिए. और मान लो हमें पता है कि जब संविधान में state constitution के हिसाब से नहीं चलती, then governor can ask the president to impose the president's rule, because governor की responsibility है to ensure कि state is running in accordance with the principles of the constitution. उसी कारण आता है प्रेसिडेंट रूल का आइडिया. वो हमने पढ़ लिया है प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी के टाइम पे, पर आपको गवर्नर की सिर्फ दो कंडीशंस पता होनी चाहिए. ऑफ कोर्स एक कन्वेंशन भी है कि अगर कोई गवर्नर बंदा है जिसको गवर्नर अपॉइंट करना है, तो वो उस स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. बट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज ओनली द कन्वेंशन जो हमें समझनी है. तो वो कन्वेंशन है कि भाई वो बंदा लोकल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए. या एक कन्वेंशन है जब ऐसे बंदे को अपॉइंट करोगे, किसी बंदे को गवर्नर अपॉइंट करोगे किसी स्टेट का, तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से थोड़ा कंसल्ट कर लो. दीज आर द कन्वेंशंस, दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये हमने अपने हिसाब से बनाई हुई हैं. पेपर में ये कभी नहीं आती हैं. क्या आती हैं कि व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो यूपीएससी पूछता है वो पूछता है कि संविधान में क्या लिखा है, वो आपको समझ में आना चाहिए. बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या वो संविधान में लिखी हैं, लॉ में लिखी हैं, या कन्वेंशन के हिसाब से हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें ताकि पेपर में जाके दिक्कत ना आए कि कौन कौन सी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 153 है वो बोलता है, आर्टिकल 153 बोलता है देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. और गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट का. पर हमने आपको पहले भी बताया था एक चीज, और दोबारा बता देते हैं कि आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने बोल दिया कि देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर 2 and 2 स्टेट्स. तो एक गवर्नर दो स्टेट में भी काम कर सकता है. तो आर्टिकल 153 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा था देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. वो अलग अलग हुआ. फिर 7th में हमने ऐड कर दिया कि भाई एक बंदा दो स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, लेट्स सपोज अ पर्सन इज अ गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स, देन हाउ द सैलरीज विल बी डिसाइडेड. देन द सैलरीज विल बी पेड बाय बोथ द स्टेट्स एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट. तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, अगर एक स्टेट का गवर्नर है तो ऑफ कोर्स वही स्टेट उसका पेमेंट करेगी सैलरी का. कोई भी इमोल्यूमेंट्स हैं, सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं. बट अगर एक गवर्नर दो स्टेट्स का है तो दोनों करेंगी, पर किस रूप में करेंगी, कितना डिवीजन करेंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये प्री में डायरेक्टली पूछ सकते हैं. आप बोलेंगे नहीं नहीं पार्लियामेंट कर सकते हैं. नहीं नहीं, क्या लिखा है, प्रेसिडेंट करेगा कि किस कैसा शेयर होना चाहिए. बट इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट and it is like a agent या representative of the center at the state level, but governor office is not an employment under the central government. और इसी को लेके एक डिबेट आती है कि भाई क्या गवर्नर को रिमूव कौन करता है. तो गवर्नर को रिमूव भी कौन करेगा, कोई प्रोसेस नहीं है. प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर. और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अपॉइंट भी गवर्नर को प्रेसिडेंट करता है. तो कहते हैं कई बार गवर्नर का ऑफिस पॉलिटिसाइज्ड है, और कई बार बोलते हैं गवर्नर को रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, तो वो भी पॉलिटिसाइज्ड प्रोसेस है. पर एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसे बोल देते हैं बीपी सिंगल केस. और बीपी सिंगल केस में बोला गया था कि गवर्नर का रिमूवल आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. हाँ ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें संविधान में यही लिखा है. बट वो आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं होना चाहिए. वो दैट प्रोसेस शुड बी वेरी फेयर एंड रीजनेबल. आप इस ग्राउंड पे गवर्नर को नहीं हटा सकते कि उसकी आइडियोलॉजी सेंटर लेवल पे जो पार्टी है उससे मैच नहीं कर रही है. दैट ग्राउंड इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड. तो आपका जो ये रिमूवल का प्रोसेस है, इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. और जुडिशरी देखेगी कि क्या प्रेसिडेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर के रिमूव में कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है.
क्या वो रीजनेबल अनरीजनेबल तो नहीं है, वो उन चीजों को चेक करेगी। और अगर गवर्नर का रिमूवल थोड़ा आर्बिट्ररी हुआ, मालाफाइड हुआ, रॉन्ग इंटेंशन वाला हुआ, देन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गवर्नर को दोबारा गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये बीपी सिंगल की कहानी है पूरी की पूरी। अब जो गवर्नर है उसके वही काम है जैसे प्रेसिडेंट के काम है, बट एक चीज समझ लें, संविधान में हमने आपको कल भी बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो भी उसके पास डिस्क्रिप्शन आ रही थी वो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसके पास जो भी डिस्क्रिप्शन है वो है सिचुएशन। जैसे मान लो किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो अगर ऐसी नई मेजॉरिटी मिली तो हमें ट्राई करना है कि गवर्नमेंट बन जाएगी, नहीं तो प्रेसिडेंट किसी को भी पीएम अपॉइंट कर देगा, बाद में उसको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन में है तो अगर लगता है उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है, तो अगर कोई बोलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी चाहिए, इन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी चाहिए, इनको रिमूव करो, तो प्रेसिडेंट भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन ले सकता है। किसको अपॉइंट करना है, कौन सी कोalition को पहले चांस देना है, वो कहानी हो सकती है। तो ये सारी कहानी है। ये प्रेसिडेंट के पास सारी डिस्क्रिप्शन सिचुएशनरी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। संविधान में नहीं लिखा है पॉकेट विटो वो डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज वहां पे हमने टाइम पीरियड नहीं लिखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन मिल गई है। पर संविधान देना नहीं चाह रहा था डायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली, वो इंप्लिसिटली हमें ड्राइव कर रही है वहां से कि प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है तो उसके पास मतलब पॉकेट विटो है। तो एवरी डिस्क्रिप्शन दैट प्रेसिडेंट एंजॉयज इज नथिंग बट अ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, ये आपको समझ में आना चाहिए। बट गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नर का ऑफिस 50% अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है तो 50 क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। संविधान में हमने खुद लिखा है अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है कि ये गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर इटसेल्फ। तो दैट थिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का ऑफिस, जो आपको समझना है। ये दोनों ऑफिस में बेसिक डिफरेंस है। और संविधान में आर्टिकल भी है, आर्टिकल उसमें एक डायरेक्टली चीजें लिखी हुई हैं। उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल, एक है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस आर्टिकल 163 में एग्जैक्टली जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। दैट इज कि आर्टिकल 163 क्लॉज 2 says that if there arises any dispute whether the issue is under the discretion of the governor or not, that will be decided by the governor. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 162 क्लॉज 2 में लिखी हुई है, ये आपको समझना है। और जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन की तो बहुत एरियाज में डिस्क्रिप्शन है। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 371 है ना, उसमें ABC करके है, वहां अलग अलग स्टेट्स के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, असम, वो आर्टिकल 371 जो दे रहा है डिस्क्रिप्शन गवर्नर को दे रहा है, और वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है गवर्नर खुद ये डिसाइड करेगा। तो अगर मान लो कोई गवर्नर है, वो अगर किसी, अब ये बताते हैं वो चीज कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, तो एक है आर्टिकल 371, उसके अंदर जाके बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, A, B ऐसे जाके। अब उसमें भी जो बोला गया है काम करने के लिए वो गवर्नर खुद कर सकता है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर डिस्क्रिप्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, वो सिचुएशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को दे रहा है कि इन चीजों को करने के लिए गवर्नर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, उसे एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पूछना है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे एक डिस्क्रिप्शन है, ये हो गया हमारा ये डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ लेते हैं, ये हम पढ़ाएंगे आपको 371A में क्या लिखा है, पर आपको आइडिया दे दिया क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, जो क्या है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो पहले तो एक है कि भाई अगर गवर्नर को गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन आपस में कैसे वो काम करते हैं, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट में कैसे हो, वो काम जो गवर्नर करता है वो अपनी डिस्क्रिप्शन से कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। गवर्नर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में अपना हिसाब से काम कर सकता है। गवर्नर को अगर कोई बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के पास, वो भी अपनी बुद्धि से कर सकता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है। और गवर्नर कैन promulgate ordinances also, but that will be done by the aid and advice of
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस की पावर एक तो 123 में है प्रेसिडेंट के पास, एक 213 में है गवर्नर के पास। ये काम तो दोनों करेंगे एड एंड एडवाइस पे, तो यहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो गवर्नर उनसे बाउंडेड है। पर कई एरियाज में डिस्क्रिप्शन है, तो ये एरियाज हैं कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। यहां जो बिल क्या करना है आपको, रिजर्व करना है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और अगर आपको लगता है कैन इनवाइट द गवर्नर कैन ऑल्सो इनवाइट द प्रेसिडेंट रूल, अगर उसे लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है। प्रेसिडेंट रूल के में भी गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट को ये भेजना कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछना है इन चीजों में। तो मैं बता रहा हूं ये डिस्क्रिप्शंस हैं, गवर्नर बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी काम कर सकता है। और वैसे ही अगर भाई गवर्नर को 371 में जाके देखें तो 371 में भी देखें गवर्नर के पास क्या क्या पावर है। तो गवर्नर के पास 371 में क्या क्या पावर है, तो मैं आपको 371 इसको डिटेल में लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। तो एज पर अगर हम बात करें गवर्नर का आर्टिकल 371 में, तो 371 टॉक्स अबाउट गुजरात एंड महाराष्ट्र। भाई इन दोनों रीजन में कुछ, इस स्टेट्स में कुछ रीजन है दैट इज विदर्भ एंड मराठावाड़। तो उस विदर्भ और मराठावाड़ जो कि क्या है, अंडर डेवलप्ड हैं, उसको डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रीजन्स, और सौराष्ट्र एंड कच्छ टू डेवलप विदर्भ एंड महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो ये गुजरात में, ये महाराष्ट्र में, इनकी डेवलपमेंट में गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है, वो अपने आप स्टेप ले सकता है, उसे वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछना है। वैसे ही एक आता है आर्टिकल 371A दैट इज रिलेटेड टू नागालैंड। आर्टिकल 371A इज रिलेटेड टू नागालैंड। यहां पे सिंपल सा लिखा है बिकॉज दीज एरियाज आर वेरी हॉस्टाइल रीजन्स, तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एज लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय हॉस्टाइल नागास एग्जिस्ट। तो यहां पे हमें क्या इंश्योर करना है, टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट until there is a internal disturbance in the area exist, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 371 हो गया, 371A हो गया। वैसे ही एक आगे जाके आता है 371B, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 371B इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ असम। वहां पे असम के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज में गवर्नर की अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो ये प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है, और ऐसे बहुत सारे और भी आर्टिकल्स हैं इसी के अंदर। वैसे आता है आर्टिकल 371C दैट इज रिलेटेड टू मणिपुर, और वहां पे लिखा है टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ हिली एरियाज। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर फंक्शनिंग को लेके जो हिली एरियाज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको लेके हमारे पास क्या है 371C। तो वैसे ही 371 was related to Gujarat and Maharashtra, B was associated with Nagaland, A with associated with Nagaland, B with Assam, C with Manipur. वैसे ही 371D is associated with D, यहां पे D नहीं है, F is associated with सिक्किम, आपको इतना पता होना चाहिए। H is associated with अरुणाचल प्रदेश। वहां पे उनकी स्टेट में जो इशू चल रहे हैं, जैसे सिक्किम में इशू चल रहा है फॉर पीस एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द, जो हमारे एडवांसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में बात हो रही है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। वैसे ही लास्ट है, जो लेटेस्ट है वो 371J है दैट इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका रीजन, उसमें उसके हैदराबाद जो हमारा रीजन है उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सभी में चाहे वो 371 हो, उसमें गवर्नर को दिए पावर विद रिस्पेक्ट टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, उनके स्पेसिफिक एरियाज हैं कच्छ एंड सौराष्ट्र एंड मराठावाड़ एंड विदर्भ रीजन, उसकी डेवलपमेंट की बात हुई है। ए में नागालैंड में बात हुई है जब तक इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। असम में एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्राइबल एरियाज, सिक्किम में बात हुई थी फॉर द डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कर्नाटक में हैदराबाद रीजन को डेवलप करना है, और मणिपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जो हमारे वहां के क्या हैं लोग हैं हिली एरियाज के, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। गवर्नर को इन चीजों में अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिस्क्रिप्शन है जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं है जो आपको समझनी है। और एक हमने आपको बताया था कि जैसे प्रेसिडेंट होता है
वैसे ही सेम कहानी गवर्नर की है, जो हमने कल पढ़ी थी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ी थी आर्टिकल 72 में, वही पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास है सेम। हमने कल पढ़ी थी ना कि इसमें अलग अलग टाइप होती हैं, 5 टाइप्स हैं। एक होती है पार्डन, एक होता है कॉम्यूटेशन, एक होता है पार्डन, एक होता है कॉम्यूटेशन। द थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज रिमिशन, रिस्पाइट, रिस्पाइट एंड रिप्राइव, कल पढ़ी है ना हमने। ये सेम पावर गवर्नर के पास भी है, बस फर्क क्या है वो बता देते हैं। जैसे पार्डन का मतलब क्या होता है, एक दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया, आपको बोला आज के बाद जो भी मुकदमा चल रहा था आप उससे बरी हैं, फ्री हैं बिल्कुल। कॉम्पिटिशन में होता है कि आपका जो सेंटेंस है, टाइप ऑफ पनिशमेंट है या सेंटेंस, दो चीजें होती हैं। एक होता है टाइप ऑफ पनिशमेंट, एक होती है सेंटेंस। ये होती है मान लो डेथ पेनल्टी है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, जो हमारी अलग अलग टाइप की इंप्रिजनमेंट है। यहां सेंटेंस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आपको लिखाने हैं। कॉम्पिटिशन में क्या चेंज हो जाता है, टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। रिमिशन में सेंटेंस कम हो जाता है। रिस्पाइट में आपकी टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप कुछ डिसेबल्ड हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पेशल कंडीशंस में। रिप्राइव में आप पे चीजों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो आप पे मुकदमा चल रहा है वो सस्पेंड कर दिया, बाद में देखेंगे। तो ये 5 टाइप की होती हैं। सेम पावर्स गवर्नर के पास भी है 161 में, सेम पावर्स हैं स्टेट में। बस फर्क ये है कि जो गवर्नर की ये पार्डनिंग पावर होंगी, एक तो वो स्टेट की बाउंड्री में लगेंगी, स्टेट की बाउंड्री में। दूसरा होता है वो स्टेट लॉ पे लगेंगी। जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो तो लगती हैं पूरे इंडिया में, और लगती हैं यूनियन लॉ पे, इसकी लगती हैं स्टेट लॉ पे और विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। और दूसरा है कि अगर मान लो भाई प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये डेथ पेनल्टी के केस में पार्डनिंग पावर इसकी नहीं है, ना इसकी क्या है मिलिट्री कोर्ट्स में है, कोर्ट मार्शल में है, तो इसकी यहां पे नहीं है। डेथ पेनल्टी के केस में इसके पार्डनिंग पावर नहीं है, ना मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट मार्शल है, वहां पे इसकी पावर एक्सटेंड नहीं होती है। और दूसरा क्या है, विद इन स्टेट बाउंड्री एंड स्टेट लॉ जो इसकी है पार्डनिंग पावर लगती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ नहीं है इसमें, इसकी पार्डनिंग पावर्स को और कुछ अलग नहीं है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। और उसके अलावा सेम अगर हम गवर्नर की बात करते हैं और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, पार्डनिंग पावर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। बस इसके पास क्या है, डिस्क्रिशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो आपको नहीं भूलनी है। और टर्म क्या होती है गवर्नर की, द गवर्नर टर्म इज ऑफ 5 years, जो आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, ये हमें नहीं भूलनी है कि इसकी टर्म क्या होती है, 5 years। ये प्रेसिडेंट की भी इतनी होती है, उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। अपॉइंट भी गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब प्रेसिडेंट करता है। कोई ग्राउंड नहीं है रिमूवल का। हाँ, अपॉइंटमेंट में 2 क्वालिफिकेशन है, 35 years ऑफ एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर मान लो तुम गवर्नर हो, तो आप जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस होती हैं, वो तो क्वालिफिकेशन है, दो कंडीशंस ऑफ ऑफिस होती हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए हो। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आप गवर्नर के ऑफिस में आ गए हो, तो आपको एमपी की पोस्ट खाली अपने आप हो जाएगी, और वैसे ही आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे। ये कहानियां तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस में है, लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये गवर्नर के इसके बाद आता है, ये तो गवर्नर काम हो गया। अब आता है हमारा जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 होते हैं भाई। इसके इलेक्शन तो सेम होते हैं जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, पर राज्यसभा और इसके इलेक्शंस क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के और जो हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं इसके इलेक्शन वो देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होगा कि ये हर स्टेट में क्या नहीं होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। ये हर स्टेट में होनी जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। इसको तुम आर्टिकल 169 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। डिसीजन यही लेता है स्टार्टिंग में स्पेशल मेजॉरिटी से, पर जाता किसके पास है, इसके पास जाता है। कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी, हमने पहली क्लास में पढ़ा था जब हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ा था, ये याद होना चाहिए आपको। 368 वाली मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, जो आर्टिकल 368 में है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 169 आर्टिकल के अंदर स्टेट असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बोल सकती है क्या करो,
इसे बना दो या डिस्ट्रॉय कर दो, अगर नहीं है तो बना दो, अगर बनी हुई डिस्ट्रॉय कर दो। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास करके इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये प्रोसेस होता है। और ये भी कहानी है कि भाई क्या होनी चाहिए, इनका जो असेंबली है, काउंसिल है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस थिंग इज मेंशन। तो ये आप गलती नहीं कर सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शुड नॉट बी लेस देन 40, शुड नॉट बी मोर देन 500 एंड शुड नॉट बी लेस देन 60, नॉट 40, लेस देन 60। ऑफ कोर्स कई स्टेट्स में इस पे वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन अगर पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो, पर इन जनरल रूल क्या है 500 और 60, बस 60 से 500 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। जो काउंसिल की स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ है कि उसकी स्ट्रेंथ जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उससे 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी लेस देन 40। यहां 40 है, वहां पे 60 है, तो वहां पे है 60 टू 50 की रेंज है। तो यहां पे रेंज है 60 टू 500 की रेंज है, सॉरी 50 नहीं 500 की रेंज है, और यहां पे रेंज है 40 टू 1/3। वो डिपेंड करता है कि भाई क्या नंबर आता है निकल के। मान लो ये 60 आ गया तो 40 टू 60, अगर वो आया ही 30 फिर तो ऑफ कोर्स 30 हो गया है, तो 30 हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये रेंज मैंने मान लिया है कि नंबर 40 से ज्यादा आएगा तो 40 टू 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड एज अ जनरल रूल द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली कुड नॉट बी मोर देन 500 एंड उसके बाद शुड नॉट बी लेस देन 60। काउंसिल में शुड नॉट बी लेस देन 40, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आया समझ में? जैसे मान लो भाई असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है, 300 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो सकती है 40 से लेके 100 तक। 1/3 ऑफ 300 कितना हुआ, 100 हुआ ना, तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी अपने आप 40 से लेके 100 तक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, नंबर्स कितने होने चाहिए। ये आपको क्लियर है यहां तक, और ये आपको बता दिया है कि 169 के अंदर ये बनती है और क्या होती है। अब आते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो एक तो ये समझ लें जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ होगी, अगर हम उसको डिवाइड कर दें 1/3 मान लो, कहने का मतलब मान लेते हैं 99 मेंबर्स हैं किसी काउंसिल में, मान लेते हैं, तो 33 ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया है, उस सेंस में कह रहा हूं 1/3। अब 1/3 मेंबर्स कहां कहां से आएंगे ये बताते हैं। तो काउंसिल के 1/3 मेंबर्स जो आते हैं, इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, और ये 1/3 में जाके आगे आते हैं 1/6 और ये आगे जाके आते हैं 1/12 और 1/12। ये होते हैं जो हमारे 1 2 3 4 5 तरीके हैं। मतलब उस काउंसिल के जो 1/3 मेंबर्स होंगे, दे विल बी बेसिकली इलेक्टेड बाय एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। एमएलएज वोट करेंगे उनको इलेक्ट करने के लिए, और जो बाकी हैं जो 1/3 है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडीज। उस स्टेट की लोकल बॉडीज होंगी, उनके जो बंदे हैं वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स हैं या एमएलएज हैं, या 1/3 एमएलएज करेंगे और 1/3 लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। और उसके बाद आता है 1/6 1/12 1/12। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो 1/12 हैं, जो 1/12 हैं वो ग्रेजुएट्स होंगे, 1/12 टीचर्स होंगे। तो ये वहां के जो ग्रेजुएट्स हैं वो वोट करेंगे, और वहां के जो टीचर्स हैं अबव प्राइमरी लेवल वो वोट करेंगे, और 1/6 तो नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये कहानी हो गई है। तो काउंसिल की जो स्ट्रेंथ को भरा जाता है, 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय एमएलएज। इन 1/3 को इलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव। 1/3 में हमने क्लासिफिकेशन कर दी 1/6 और 1/6, उसमें भी 1/12 और 1/12। ये 1/12 इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स और ये 1/12 बाय द टीचर्स। ऑफ कोर्स टीचर्स जो अबव प्राइमरी लेवल है, तो टीचर्स जो कंस्टिट्यूएंसी हु आर अबव द रैंक ऑफ द सेकेंडरी लेवल एंड आर एंगेज्ड इन द एजुकेशन। तो ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन मैंने आपको टीचर बता दिया है। अगर एग्जैक्ट वर्ड है तो वो क्या है, वर्ड क्या एग्जैक्ट, ग्रेजुएट्स हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ग्रेजुएट्स हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एंड होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फॉर एटलीस्ट 3 years। और ऑफ कोर्स ग्रेजुएट्स हैं, पर आगे एक कंडीशन है कि रेजिडेंट होने चाहिए और फॉर एटलीस्ट 3 years होने चाहिए। टीचर्स हैं, पर कौन से टीचर्स, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर नॉट लोअर इन रैंक देन सेकेंडरी ग्रेड।
तो मतलब प्राइमरी से अबव या सेकेंडरी ग्रेड से लोअर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और हु आर इन टीचिंग फॉर 3 इयर्स। तो ये कंडीशंस हैं, टीचर्स 3 साल के लिए सेकेंडरी ग्रेड से नीचे नहीं, सेकेंडरी या अबव प्राइमरी लेवल, या ग्रेजुएट्स 3 इयर्स एटलीस्ट, और या फिर रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। ये दोनों कंडीशंस को मैच करेंगे, अब वो वोट डालेंगे, और जब वो वोट डालते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये आके वोट डालेंगे। और वोटिंग कैसे होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा में भी होता है, काउंसिल में भी होता है, प्रेसिडेंट में भी और वाइस प्रेसिडेंट में भी। ये चारों के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये असेंबली के इलेक्शन हो गए हैं, तो काउंसिल के इलेक्शन हो गए हैं, सॉरी। अब जब इलेक्शंस हो गए हैं तो मुझे एक चीज बताओ, अब असेंबली और काउंसिल सेम नहीं है लाइक दैट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इनकी पावर्स सेम तो नहीं, ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स लोकसभा की ज्यादा है, पर अगर हम बात करें इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ये सेम है। तो राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा है, पर बहुत सारे केसेस में सेम भी है। पर ऐसा यहां नहीं है, यहां पे काउंसिल की कोई पावर है ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक ए राज्यसभा। मान लो ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर सकती है, बिल खत्म हो जाता है, बट नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ काउंसिल। यहां पे काउंसिल सिर्फ क्या है? रिकमेंडेटरी हाउस है। जैसे यहां हमने पढ़ा था ना, लोकसभा और राज्यसभा डेडलॉक आ गया, तो हम क्या करवाते हैं? ज्वाइंट सिटिंग करवाते हैं। यहां पे डेडलॉक की कंडीशन बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जो काउंसिल है उसको हमने पावर दी नहीं है, वो बिल का कुछ नहीं कर सकता है, बस बिल को रिकमेंड करके एडवाइस दे सकता है। उसकी एडवाइस मानना ना माना असेंबली पे डिपेंड है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकसभा राज्यसभा का जो इक्वेशन है एंड असेंबली एंड काउंसिल का इक्वेशन है। इनमें दोनों में यही मेन डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। लेट्स सपोज इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मान लो हमारा जो बिल स्टार्ट हुआ वो काउंसिल में स्टार्ट हुआ। काउंसिल ने कोई बिल पास किया, किसको दे दिया? असेंबली को। असेंबली या तो बिल को पास कर देगी या क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। इसके पास दोनों पावर्स हैं। इसने पास किया, इसने पास कर दिया। जब पास कर दिया तो बिल क्या हो जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर पास कर दे ना करे, प्रेसिडेंट को भेजे, वो अलग कहानी है उसकी। बट अगर उसने मना कर दिया, बिल वहीं पे क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, बिल वापस नहीं जाएगा। क्योंकि कौन सुप्रीम है? असेंबली इज सुप्रीम। उसकी बात को टॉप पे रखना पड़ेगा, उसकी बात को रिकंसिडर नहीं किया जाता। ये तो होगी अगर बिल कहां स्टार्ट हुआ है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर मान लो यही राज्यसभा होता और लोकसभा होता, अगर लोकसभा बिल को मना कर देता, ऑर्डिनरी बिल को, तो वो कहां जाता? वापस यहां जाता। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्टेट, जो हमारा लेजिस्लेचर है। वहां काउंसिल ने एक बार बोल दिया, फिर असेंबली ने एक बार भी मना कर दिया, बिल वहीं खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं बिल काउंसिल में स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहां स्टार्ट हो रहा है? असेंबली में। तो मान लो असेंबली ने बिल पास किया, कहां भेज दिया? काउंसिल को। काउंसिल ने या तो बिल पास करेगा तो बिल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। या मान लो इस काउंसिल ने, लेट्स सपोज वन थिंग, इस काउंसिल ने बोल दिया बिल कि मैंने रिजेक्ट कर दिया बिल। अब बिल रिजेक्ट कर दिया, या फिर बिल पे कुछ नहीं बोला, 3 मंथ्स के लिए, या फिर उसने बिल पे क्या कर दिया? थोड़ा उसको अमेंड कर दिया। ये कंडीशन हो सकती है, या तो वो बिल को पास कर देगी, या रिजेक्ट कर देगी, या अमेंड कर देगी, या बिल पे कुछ नहीं बोलेगी। 4 ही ऑप्शन है। अगर उसने बिल को रिजेक्ट कर दिया, बिल कहां जाएगा? वापस असेंबली के पास। असेंबली बिल को जो मर्जी करे, मानने ना मानने, चेंज करे। अगर मान लो असेंबली ने उसके रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया और सेम बिल दोबारा इसके पास भेज दिया, इसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। देन इट हैज ओनली वन ऑप्शन। 1 मंथ तक बिल को संभाल के रख सकती है, डिले कर सकती है। उसके बाद बिल अपने आप कहां चला जाएगा? गवर्नर के पास। उसको करना है जो करे, वो उसकी मर्जी है, करे ना करे, जो करना है वो सारे ऑप्शन यूज करे अपने। मतलब अगर रिजेक्ट कर दिया, बिल वापस आएगा। अगर सेम बिल वापस कर दिया, फिर उसके पास दोबारा बिल भेजने की पावर नहीं है। कोई डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। उसके पास 1 महीना है बस उस बिल को रखने के लिए। बिल अपने आप आगे चला जाएगा, बिल वापस नहीं आएगा, ना डेडलॉक होगा, पास मान लिया जाएगा। अगर मान लो उसने अमेंड कर दिया और वापस भेज दिया, और उसने फिर क्या हुआ? उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया असेंबली ने और वापस इसको भेज दिया, फिर इसके पास क्या है? फिर भी इसके पास 1 ही महीना है। लेट्स सपोज इसने बिल पास किया, वो कुछ नहीं बोला 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद बिल अपने आप किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। फिर ये बिल को वापस भेजेगा। अगर बिल सेम हुआ, फिर इसके पास 1 महीना और है बस, फिर बिल आगे चला जाएगा। कहने का मतलब अगर मैक्सिमम ये डिले कर सकता है बिल को, वो कितना कर सकता है? 3 महीने कुछ ना बोले, और 3 महीने के बाद इसके पास वापस आए और ये उसको वापस भेजे, और वो 1 महीना और कुछ ना बोले, तो वो डिले मैक्सिमम कितना कर सकता है? 4 महीने का मैक्सिमम डिले कर सकता है बिल। कौन? काउंसिल। 3 महीने कुछ ना बोले, फिर 1 महीना उसके पास और होता है,
अपने पास रखने का टोटल 4 महीने है। तो मैक्सिमम काउंसिल 4 महीने तक बिल को डिले कर सकती है, बिल को रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती। रिकमेंडेशन देके उसके रिकमेंडेशन को 4 महीने तक डिले किया जा सकता है। चलेगी किसकी? असेंबली की। राज्यसभा में अगर राज्यसभा ने बिल कैंसिल कर दिया, कौन सा? ऑर्डिनरी बिल। ऑफ कोर्स मनी बिल में तो उसके पास पावर है ही नहीं है। अगर ऑर्डिनरी बिल मना कर दिया राज्यसभा ने तो जॉइंट सिटिंग होती है, अगर करवानी हो जॉइंट हमारा सिटिंग होती है, वहां दोनों हाउसेस बैठते हैं, वो डेडलॉक बन जाता है। पर यहां डेडलॉक नहीं बनता बिकॉज यहां पे सिर्फ 4 महीने का डिले हो सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड काउंसिल का रिलेशन एंड लोकसभा एंड राज्यसभा का इक्वेशन। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही है असेंबली कैसे इलेक्ट होती है, कैसे असेंबली का रिलेशन राज्यसभा से अलग है, और कैसे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। बस एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास हमने देखा था, प्रेसिडेंट बिल को, अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें, प्रेसिडेंट बिल को हां बोल सकता है, ना बोल सकता है, या पॉकेट विटो यूज कर सकता है, या सस्पेंसिव विटो। गवर्नर के पास एक्स्ट्रा होती है हां, ना, पॉकेट विटो, सस्पेंसिव विटो, या क्या होती है? रेफरिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट। एक ऑप्शन आता है रेफरिंग टू द बिल टू द प्रेसिडेंट, ये एक्स्ट्रा इसके पास, गवर्नर के पास। और जैसे ही गवर्नर रेफर करता है प्रेसिडेंट को, फिर जो असेंबली थी या जो भी काउंसिल है, अगर ये सेटअप है, अगर गवर्नर ने बिल किसको दे दिया? प्रेसिडेंट को दे दिया, फिर गवर्नर का रोल खत्म। प्रेसिडेंट डायरेक्टली विल डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। और मान लो अगर ऑर्डिनरी बिल है, तो अगर इन्होंने वापस भी भेज दिया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट दोबारा वापस भेज सकता है। इन केस ऑफ सेंटर लेवल, अगर एक बार बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेजा और उन्होंने बिल वापस कर दिया, प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। यहां पे नहीं है ऐसा, एक बार वापस भेज दिया, दोबारा जितनी मर्जी बार भेजो, प्रेसिडेंट को उसकी रिकंसिडरेशन को मानना जरूरी उस पर नहीं है। दैट इज अ डिफरेंस। दो डिफरेंस हैं, एक तो गवर्नर का अगर रेफर कर सकता है, फिर गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, और जब रेफर किया होता है बिल, तो प्रेसिडेंट के पास दोबारा रिकंसिडरेशन को मानना उस पर बाइंडिंग नहीं होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आया समझ में ये चीजें? तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या है डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर की, जो हमारी क्या होती हैं? वीटो पावर्स होती हैं। और आपको पहले ही बताया है कि गवर्नर के केस में उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस हैं। आर्टिकल 163 क्लॉज 2 बोलता है कि कोई डिस्क्रिशन उसकी है या नहीं है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी गवर्नर ही डिसाइड करता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आया समझ में यहां तक? तो ये है जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है या यूनियन एग्जीक्यूटिव है। अब एक ट्राई करें कि जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पार्लियामेंट से, या आते हैं जुडिशरी से, या आते हैं फंडामेंटल राइट से, या आते हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी से, या एक आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, एक आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, एक आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। वो भी ब्रॉड लेवल पे आते हैं। जो प्रेसिडेंट के सारे फंक्शन पढ़े हमने एग्जीक्यूटिव, वो सारे फंक्शन किसके? गवर्नर के भी हैं। तो आप यूनियन को पैरेलल ड्रॉ कर लें स्टेट से, स्टेट की जो डिफरेंस है उसको पढ़ लें, काम क्या है बिल्कुल सेम है, आपको डरना नहीं है उस चीज से। आया समझ में? तो वी विल डू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। पर उसके साथ साथ ये साथ में रखें दिमाग में कि जो आप ये कर रहे हैं इसको थोड़ा एक्टिवली करें। मतलब आप पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहें, ताकि जो लेक्चर्स पढ़े हैं आपने एंड में इसको रिवाइज कर पाए। पॉलिटी में यू कैन स्कोर, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कैन रेस्ट अश्योर कि ये लेक्चर्स लगा के आपके 13-14 क्वेश्चन तो पक्का हो जाएंगे। एक आधी सिली मिस्टेक भी होगी, दैट इज थोड़ा वो ठीक है, वो उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते, पर आप ट्राई कर सकते हैं 27-28 मार्क्स या 26 मार्क्स ले सकते हैं आराम से। सेम इकोनॉमिक्स में है, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर कट ऑफ। इस बार कट ऑफ हुई है 92 मार्क्स। मतलब अगर आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में मिला के नंबर आ रहे हैं 55, तो कितने नंबर लेने हैं आपको? सिर्फ 45 नंबर और लेने हैं। वो बाकी सब्जेक्ट्स हैं सारे आपके, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, साइंस, एनवायरनमेंट, सब कुछ है वहां पे, ज्योग्राफी, सब कुछ है वहां पे, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैपिंग। पर उसको वहां से 45, यहां से 55, तो इसको अच्छे से करें कि इसमें इतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, और रट्टाफिकेशन ना करें, लॉजिकली समझें, एनालिटिकल एज वेल एज फैक्चुअल मैनर में, ताकि कोई भी और दिक्कत आपको इसमें ना आए। आया समझ में? तो विल डू दोस बॉडीज इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, जब भी होगा वो आपकी क्लास ट्यूसडे को, तो उसमें हम करेंगे। तो उसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। हम उसको बड़े फैक्चुअल मैनर में करेंगे कि कैसे बॉडीज में अपॉइंटमेंट होती हैं, कौन कौन सी कमेटी बैठती है, क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे रिमूव होते हैं। उसमें भी पैरेलल है। सेंट्रल जो मान लो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, कैग पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे, वहां जाके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो पैरेलल है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। वैसे ही स्टेट जो हमारा इलेक्शन वो है इंफॉर्मेशन कमीशन है, वैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो पैरेलल है सारे।
वो हम पढ़ते रहेंगे ताकि आपका फाइनेंस कमीशन स्ट्रांग हो जाए, कैग स्ट्रांग हो जाए, अटॉर्नी जनरल हो जाए, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीजें आपकी लोकपाल है, वो आपके सारे 15-20 बॉडीज हैं, उसको फैक्चुअल मैनर में कर लेंगे। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा उसके, ताकि आपको कोई डाउट ना आए। आया समझ में? तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।